बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। बेटा बायोटेक्नोलॉजी के यूनिट पढ़े थे। आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखें, सबसे पहले तो बेटा मैं आपको ये सिखाऊंगा कि डीएनए फिंगरप्रिंट्स बनाए कैसे जाते हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ये हमारा आज का टॉपिक है। देखो बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंट कैसे बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक डीएनए का सैंपल है, ठीक है। सबसे पहले इस डीएनए के स्मॉल पीसीस जो है बेटा वो बनाए जाते हैं, और वो जो स्मॉल पीस यहां पर बनाए जाएंगे उसको लिखा जाता है RFLPs। RFLPs जो है बेटा दैट विल RFLP, दिस विल स्टैंड फॉर रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंट साइज के छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनाने। आप डीएनए को बेसिकली छोटे छोटे पीसेस में काट देते हो। डीएनए को काटने के बाद फिर उसके बाद क्या किया जाता है, एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेल डेवलप किया जाता है। आप देखें डीएनए के ऊपर चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि डीएनए एक एसिड है, ये अपने अंदर से प्रोटॉन को लूज करता है, और प्रोटॉन को लूज करने के बाद इसके ऊपर जो है बेटा वो चार्ज नेगेटिव आ जाता है। जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो HA, इसमें से जब प्रोटॉन लूज होता था, ये बात आपने केमिस्ट्री में पढ़ी थी, बिल्कुल ऐसे ही है, सेम ऐसे ही इक्वेशन है ये भी। महीन यहां से पता चला कि डीएनए के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। आप बेटा एक सेल बनाओगे, ये सेल बनेगा ऐसे, ठीक है ना। इसके अंदर आप ऐसे एक इलेक्ट्रोड लगाएंगे, एक के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा, एक के ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा, और आप इस तरीके से इसके ऊपर जो है वो एक बैटरी जो है वो डेवलप कर लेंगे। इस डीएनए को इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेल के अंदर डाला जाएगा, तो आप देखिएगा कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है। लेकिन कौन सा जो स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड तो डिफरेंट साइज के हैं, कौन सा स्ट्रैंड जो है वो पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रोड के ज्यादा क्लोज होगा, कौन सा दूर होगा, ये दो बातों के ऊपर डिपेंड करता है। पहली बात तो होती है बेटा साइज, और दूसरी जो चीज होती है वो है चार्ज डेंसिटी। देखें, जो स्मॉल साइज होंगे वो सबसे आगे होंगे, जो स्मॉल साइज होंगे ना वो सबसे आगे होंगे, और जो इससे बड़े होंगे वो इससे पीछे होंगे, ऐसे। और जिनके ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो भी सबसे आगे रहेंगे। साइज वाइज ये ऐसे अलग होंगे। ये कुछ इस तरीके से इनकी तरतीब लग गई। इसकी एक एक्सरे इमेज ली जाती है और डीएनए फिंगरप्रिंट जो है बेटा वो बन जाते हैं। देखें, अब ये देखें, ये आपकी बुक के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। इनको कैसे स्टडी किया जाता है ये मैं आपको सिखा देता हूं। देखो यहां पर जो ये लिखा हुआ है M, इसका बेसिकली मतलब होता है मदर, C फॉर चाइल्ड, और F मीन फादर, फादर, C मीन चाइल्ड। कि बेटा ये कोई भी चाइल्ड अपने मदर का जो है बेटा वो 50-50% कॉम्बिनेशन होता है। उसके आधे फिंगरप्रिंट उसकी मदर से और आधे फिंगरप्रिंट जो है वो उसके फादर से मैच करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर देख लें, ये आपको मैचिंग दिखाई दे रही है, मदर से भी मैचिंग हो रही है, फादर से भी, मतलब डेफिनेटली ये चाइल्ड इन्हीं मदर और फादर का। इसी तरह एक और केस है जिसके अंदर जो है बेटा वो डिस्प्यूट डेवलप हो गया है कि फादर नंबर 1 और फादर नंबर 2 के अंदर कि ये जो जीवन चाइल्ड है ये किसकी औलाद है। तो बेटा ये जो डिस्प्यूट है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से बड़ा इजीली क्लियर किया जा सकता है। नर्सिंग में एक से ज़्यादा जो है बेटा मैटरनिटी होम के अंदर जो है वो वार्ड के अंदर जो है बेटा वो एक से ज़्यादा बच्चे पैदा हुए, मिक्स हो गए, नहीं पता चल रहा कि कौन जो है वो किसके वालदैन जो है वो एग्जैक्टली कौन से बच्चे के कौन से वालदैन है। तो बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से यह मसला सॉल्व किया जा सकता है। आप देखें, मदर का डीएनए फिंगरप्रिंट करें, चाइल्ड का करें और फादर का करें, तो देखें ये जो फादर नंबर 2 से जो है ये मैच कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि फादर नंबर 2 का जो है बेटा ये चाइल्ड है, फादर नंबर 1 का नहीं है। इसी तरह जो फॉरेंसिक साइंस को भी इस्तेमाल किया जाता है क्रिमिनल्स को फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपकी बुक के अंदर ये एग्जांपल लिखी है कि जनाब एक मेल ने, एक बंदे ने जो है वो एक लेडी को जो है वो अगवा किया, अगवा करने के बाद उसको कत्ल करने की कोशिश की, और जब वो उसको कत्ल करने की कोशिश कर रहा था लेडी ने रेसिस्ट किया और अपने जो है नाखूनों से उसके फेस के ऊपर जो है बेटा वो स्क्रैचेस मारे। बंदे ने जो है वो उस औरत को कत्ल कर दिया और वो वहां से दौड़ गया। पुलिस ने जो है वो शक की बुनियाद के ऊपर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ये बिल्कुल ऐसे ही आपकी बुक के अंदर जो है बेटा ये केस जो है वो अवेलेबल है। तो अब वो जानना चाहती है पुलिस कि आया असल में मुजरिम कौन है।
तो उस लेडी के नाखून जब देखे गए तो उसमें ब्लड था और स्किन थी, तो उसका सैंपल लिया गया। पहले लेडी के विक्टिम, लेडी खुद विक्टिम थी, उसके ब्लड का सैंपल लिया, उसके डीएनए फिंगरप्रिंट बनाए, फिर उसके पास जो उसके नाखूनों में जो स्किन निकली थी उसके निकाले, फिर तीनों सस्पेक्ट जो पकड़े गए थे उनको उनके डीएनए फिंगरप्रिंट बनाए गए, तो देखा गया कि जो पहले वाला है उसके डीएनए फिंगरप्रिंट जो है बेटा वो मैच कर गए। तो इसका मतलब है कि जो मुजरिम है वो पहले वाला है, बाकी दो जो है बेटा वो शक की बुनियाद पर पकड़े गए थे, उनको छोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंट आपको बहुत ज़्यादा जो है बेटा वो हेल्प आउट करते हैं। चल आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है जीन थेरापी। देखिए जीन थेरापी क्या होता है? जीन थेरापी होता है कि फॉल्टी जीन को निकालकर उसकी जगह के ऊपर हेल्दी जीन को लगा देना, इसको जीन थेरापी कहा जाता है। अब ये दो तरह से होती है, एक्स वीवो भी होती है, इन वीवो भी होती है। एक्स वीवो होती है कि जीन को बॉडी से बाहर जो है वो ऑर्गन के अंदर डाला जाए। मसलन इसमें एक प्रॉब्लम होता है, उसको कहते हैं स्किड। स्किड स्टैंड फॉर सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। इसके अंदर एक एंजाइम होता है, उसको कहते हैं एडीए एंजाइम। एडीए जो एंजाइम होता है ना बेटा, दिस विल स्टैंड एडिनोसिन डीअमाइनेज। ये जो एडिनोसिन डीअमाइनेज है ना, ये मैचुरेशन में इन्वॉल्व होता है, मैचुरेशन में इन्वॉल्व होता है। ये बेटा टी और बी लिम्फोसाइड की मैचुरेशन में इन्वॉल्व होता है। बेसिकली जो जीन इस एडीए एंजाइम के लिए मालूमात दे रहा था, जो जीन मालूमात दे रहा था उसमें बेटा म्यूटेशन हो गई थी, जिसकी वजह से ये एंजाइम काम नहीं करता और टी और बी लिम्फोसाइड मैच्योर नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, इस शख्स की बोन मैरो लेते हैं, इसकी छोटी सी सर्जरी होगी, उसकी हड्डी में से बोन मैरो लिया जाएगा और ये जीन रेट्रोवायरस के अंदर हम इंसर्ट करेंगे। रेट्रोवायरसिस के अंदर जो है बेटा इस जीन को इंसर्ट किया जाएगा और फिर इसको बोन मैरो का जो है वो इन्फेक्शन करवाया जाएगा, ठीक है। और इस बोन मैरो को दोबारा जो है बेटा वो ग्राफ्ट हम कर देंगे उसी शख्स की बोन में, ठीक है। कुछ दिन में ये जीन काम करना शुरू कर देगा और एडीए एंजाइम जो है बेटा वो पैदा होना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है ना वो है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया ये क्या होता है? बेसिकली ये होता है इंक्रीज इन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, कि खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है बेटा वो बढ़ जाता है। वाई, क्यों बढ़ता है बेटा? ये इस वजह से बढ़ता है कि हमारे पास जो लीवर के पास ना, लीवर के पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स जो है बेटा वो इन्वॉल्व होते हैं इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये जो कोलेस्ट्रॉल थी ना उसकी मेटाबॉलिज्म में ये इन्वॉल्व थे। अब जो जीन इसको कर रहा था ना कंट्रोल, उस जीन में हो जाती है म्यूटेशन, जिसकी वजह से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। हम क्या करते हैं, एक छोटी सी सर्जरी करते हैं, लीवर का एक स्मॉल पीस ले लेते हैं, काट लेते हैं, ठीक है, और इस जीन को रेट्रोवायरस में डालकर अगेन इस लीवर के पीस का इन्फेक्शन करवाते हैं। फिर जब ये रेट्रोवायरस में एक क्विक सलाहियत है कि ये अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, जीन जो है बेटा होस्ट में इंसर्ट कर देता है, फिर इसको दोबारा ट्रांसप्लांट कर देंगे नॉर्मल लीवर के साथ। कुछ दिन में जख्म ठीक हो जाएगा और ये बंदा जो है बेटा ये ठीक हो जाता है। इस तरीके से एक्स वीवो जीन थेरापी की जाती है। अब एक और प्रॉब्लम है बेटा, उसको कहा जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये क्या होता है बेटा? ये ना प्रॉब्लम होता है क्लोराइड आयन कैरियर जो प्रोटीन होती है ना, ये उसका इशू है। बेसिकली ये एक चैनल प्रोटीन होती है जो कि क्लोराइड आयन की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जो जीन इस चैनल को कंट्रोल करा था, इस क्लोराइड आयन की मूवमेंट को कंट्रोल करा था, उसमें इशू है, जिसकी वजह से एक्सेसिव म्यूकस पैदा होती है और इंसान सांस नहीं ले पाता, सांस लेने में उसको दुश्वारी होती है, ब्रीदिंग इश्यूज आ जाते हैं। तो बेटा इसका भी इलाज कैसे किया जाता है कि आप ना, ये इन वीवो ट्रीटमेंट होती है इसकी। आप लाइपोसोम लेते हो। लाइपोसोम क्या होता है? लाइपोसोम एक जेल लाइक मटेरियल होता है, जेल लाइक मिक्सचर होता है, जो कि लिपिड प्लस प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। आप क्या करते हो, जीन जो आप लेते हो ना वो इसमें मिक्स कर देते हो। मिक्स करने के बाद इसको एक स्प्रे बोतल में डाला जाता है। आप स्प्रे बोतल में डालेंगे और उस इंसान की नोस्ट्रिल में इसका स्प्रे कर देते हो और कंसीडर करते हो कि जीन ट्रांसफर होगा। बट ऐसे जीन ट्रांसफर नहीं होता, तो डेट्स वाई इसकी क्योर रेट इतने ज़्यादा नहीं है। उसके बाद
अगला जो प्रॉब्लम है वो है कॉर्नरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी। कॉर्नरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी। कॉर्नरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी क्या होता है बेटा? कॉर्नरी आर्टरी होती है वो आर्टरी जो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करते हैं। हार्ट को खुद के लिए जो ब्लड चाहिए होता है वो उसको कॉर्नरी आर्टरी से मिलता है। अब कॉर्नरी आर्टरी क्लोज हो जाती है तो डॉक्टर एक छोटा सा ऑपरेशन करता है और एक प्लास्टिक की ट्यूब से उस कॉर्नरी आर्टरी को खोलने की कोशिश करता है। जब वो उस प्लास्टिक की ट्यूब जिसको कैथीटर कहा जाता है, कैथीटर जब वो इंसर्ट करता है आर्टरी ओपन हो जाती है, लेकिन जैसे ही कैथीटर को बाहर निकालता है आर्टरी फिर क्लोज हो जाती है। तो फिर इससे बचने के लिए ना वो एक जीन लेता है जो कि वैसोडाइलेटिंग होता है। वैसोडाइलेटिंग वो होता है जो कि ब्लड वेसल को डायलेट करता है। तो ये क्या करता है, उस कैथीटर के ऊपर इसकी कोटिंग करता है और फिर जब इस कैथीटर को इंसर्ट करेगा तो इसके इंसर्ट होने से वहां पर एक लोकल इफेक्ट पैदा होता है जिससे ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं। जब कैथीटर को वो निकालेगा डॉक्टर तो वो ब्लड वेसल डायलेट ही रहेगी। तो ये चीज़ जो है बेटा वो की जाती है। इसके अलावा ये कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होता है। कैंसर में जो है बेटा वो कीमोथेरापी की जाती है, लेकिन कीमोथेरापी में का मसला ये होता है कि जो मेडिसिन है वो कैंसर सेल को मारने के साथ साथ नॉर्मल सेल को भी मार देती है। तो इससे बचने के लिए एक जीन होता है जो कि ड्रग एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। दवाई ज़्यादा जज्ब होती है अगर वो जीन मिल जाए तो वो जीन इंजेक्ट कर दिया जाता है ट्यूमर के अंदर, जिससे उसके ड्रग को एब्जॉर्ब करने की जो सलाहियत है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है कि जब दवाई दी जाती है तो दवाई नॉर्मल सेल को पहुंचने के बजाय मैक्सिमम ट्यूमर एब्जॉर्ब कर जाता है, ट्यूमर भी ठीक हो जाता है और दवाई दूसरे सेल को नुकसान भी नहीं पहुंचा पाती। यहाँ पर हमारा बेटा जो है वो हमारा पहला लेक्चर मुकम्मल हो गया। आपके जहन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।